उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपचुनावों की तैयारियों में तेजी से जुट गए हैं। हमने आपको कल बताया भी था कि दो दो सीटों का बंटवारा हो गया है टॉप 5 के बीच। तो योगी आदित्यनाथ के हिस्से आई मिल्कीपुर अयोध्या की सीट। तो 2 दिन के दौरे पर अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ, वहीं पर है, लगातार वहां से बयान आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, तो इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ, क्या निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यकर्ताओं को, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एससी आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा की जो खबर आई थी उसको लेकर लगातार विरोध जारी है। पर उत्तर प्रदेश में मायावती, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में मायावती कुछ प्लान कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कुछ बड़ा अभियान प्लान कर रही है, तो उस प्लान के बारे में आपको बताएंगे कि क्या कुछ प्लान चल रहा है। आकाश आनंद कल हरियाणा में भी थे, वहाँ उन्होंने कुछ संकेत दिए हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और इन दोनों विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, सबसे पहले तो उपचुनाव इस समय उत्तर प्रदेश में ट्रेंडिंग मसला है, सबकी नज़र उस पर है। 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और लोग जानना चाहते हैं प्रत्याशी कौन होंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, कौन आगे कौन पीछे। लगातार ये तो सवाल चल ही रहे हैं। इसके बीच योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है, 2 सीटें उनको मिली हुई हैं। और पहली सीट जो सबसे चैलेंजिंग सीट मानी जा रही है अयोध्या की मिल्कीपुर, लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा की हार के बाद से अब योगी अयोध्या पहुंचे हैं और बिल्कुल कमान संभाल ली है। कार्यकर्ताओं की बैठक ली है, साधु संतों से मिले हैं, घाट का निरीक्षण किया है, तमाम चीज़ों के उद्घाटन किए हैं। तो बिल्कुल वहां पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जानना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दिया, उपचुनाव को लेकर क्या बोले हैं। देखिए, निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ के लिए जो खास तौर से जो 2 सीटों का उनको टास्क मिला है, उसमें एक अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है और दूसरी सीट जो है कटहरी है। दोनों खास तौर से अगर देखा जाए 2022 में समाजवादी पार्टी जीती थी। इस लिहाज से देखें तो बहुत चुनौतीपूर्ण सीटें हैं योगी आदित्यनाथ के पास। और ये चुनाव खासतौर से अब योगी आदित्यनाथ को वो दोनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को जिता के खुद को साबित करने का वो एक मौका उनके पास है, उनके लिए चैलेंजिंग है। और उस चैलेंज को लेके वो अब ज़मीन पर उतर चुके हैं। कल वो पहुंचते हैं अयोध्या में वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठते हैं। आज उनकी मीटिंग साधु संतों के साथ अलग अलग अखाड़ों में हो रही है, अलग अलग जगह पे उनके तमाम कार्यक्रम हैं वो है। उसके बाद वो वहाँ से सीधा अंबेडकर नगर जाएंगे और कटहरी जो वहाँ अयोध्या से लगी हुई है वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पे भी इस तरह करेंगे। यानी कि और जो बैठक कल हुई, कल के अगर बैठे देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के खासतौर कार्यकर्ताओं के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा की हार से, हताशा से बाहर निकलने के लिए एक उत्साह दिया है। दूसरा, कार्यकर्ताओं को मिल्कीपुर चुनाव जीतने का एक मंत्र भी देके आए हैं कि कैसे उन्हें चुनाव लड़ना है, उसकी रूपरेखा बनाई है कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के और उनको एक उत्साह दिया है। और कल आप देखिए कि परसों उनको जिम्मेदारी मिलती है और कल ही मैदान में पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सीटों को, दोनों जो टास्क सीटें उनको मिली हैं, उसको लेके कितनी गंभीरता के साथ वो एक्टिव हो गए। और ख़ास तौर से तब जब अयोध्या में एक दलित अति पिछड़ी लड़की के गैंग रेप का मामला बहुत ज़्यादा इशू में है, ऐसे समय मुख्यमंत्री को पहुंचना मुझे लगता है इस और मुद्दे को और धार देने की स्ट्रेटजी है। और ख़ास तौर से जो बीजेपी का ताना बाना बिखर गया था 2024 के चुनाव में और अयोध्या के जो हार को जख्म है, मुझे लगता है उसमें मरहम लगाने का एक बड़ा मौका इसीलिए इन दोनों सीटों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। और उसके लिए क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि जाके केवल कार्यकर्ताओं को उत्साह भरना है, वहाँ के जीत के लिए पूरे आधार तय करना है। आधार तय करने में कैंडिडेट का सिलेक्शन भी, चुनाव कैसे लड़ा जाएगा, कैसे नहीं लड़ा जाएगा और दोनों सीटों को जिताने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। तो मुझे लगता है कि अब वो जो सुपर 30 जो बीजेपी की है उसकी रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पहुंचे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत गंभीरता के साथ अब दोनों चुनाव जुड़ गए हैं। क्योंकि चुनाव से पहले, घोषणा होने से पहले तक वो पूरी एक ज़मीन तैयार कर देना चाहते हैं बीजेपी के माहौल में कि ताकि बहुत ज़्यादा उस समय जब चुनाव हो तो ना हो। क्योंकि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जिस तरह से जीती है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए दोनों सीटें टफ हैं। अगर हम लोकसभा के नतीजे को भी देखें तो उसमें बढ़त थी। तो मुझे लगता है इसलिए योगी आदित्यनाथ ने उसे गंभीरता के साथ, कल उन्होंने सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और उसमें उन्होंने 2-3 पॉइंट जो मेजर बोले। एक तो था कि जो हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी चलाने वाली है 15 अगस्त के मद्देनजर, तो 13 से 15 अगस्त ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसके जरिए हर घर हर परिवार तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर जोर देने को कहा। इसके अलावा विपक्ष का जो नैरेटिव है उसको ध्वस्त करने का
आश्वासन, मतलब उन्होंने आह्वान किया कि भाई आप जाइए, लोगों के बीच बताइए कि लोकसभा चुनाव में जो बात फैलाई गई कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा या संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और ऐसा कभी भी बीजेपी की सरकार जब भी रही है ऐसा नहीं हुआ। ये उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा और विपक्ष की पोल खोलनी पड़ेगी, उनको ये समझाना पड़ेगा कि विपक्ष झूठ बोल रहा था, तो दोबारा से उनके चक्कर में ना फंसे। इस तरह की अपील योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं से की। इसके अलावा अपने बूथ पर, अपने गली मोहल्ले पर जोर देने को कहा कि अपने बूथ को जिताना है, अगर आप ये कर लेते हैं तो चुनाव में जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस तरह के 2-3 मैसेज देने का प्रयास भी मुख्यमंत्री ने किए। जो बात आप सौरभ भाई कह रहे हैं, निश्चित तौर पे हर घर तिरंगा के जरिए क्या है मैसेज देना है कि हर घर आप पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे, हर घर तक आप अपने अभी से चुनाव से घोषणा होने से पहले तक आप प्रचार के रण में उतर जाएंगे। दूसरी तरफ जो है नैरेटिव विपक्ष का, जो मैंने अभी नहीं कहा, जो समाजवादी जो पार्टी के और कांग्रेस ने जो नैरेटिव बनाया उससे जो बीजेपी का पूरी सोशल इंजीनियरिंग बिखर गई। दलित और अति पिछड़े जो वोट बैंक बिखरे हैं उनको समेटने की इसकी स्ट्रेटजी है और उस स्ट्रेटजी के तहत ही, और खास तौर से जो कांड अयोध्या कांड हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी को आक्रामक होने का मौका दे दिया है। और मुझे लगता है कि क्योंकि लड़की अति पिछड़ी समुदाय से है, वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे लेके लगातार मोर्चा खोले हुए हैं, सपा उसमें बैकफुट पे है। मुझे लगता है अब योगी आदित्यनाथ के रण में उतरने से उसको और एक बढ़त बनाए रखने की मतलब एक स्ट्रेटजी है और यही है जो आपने कहा बूथ, क्योंकि हमने देखा कि जो चुनाव के लोकसभा चुनाव में जो भाजपा के हार का एक बड़ा कारण रहा कार्यकर्ताओं की उदासीनता रही। कार्यकर्ताओं का जो है इस तरह से न निकलना, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में मानी जाती है कि बूथों पे अगर सबसे ज्यादा कोई मजबूत है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में देखा कि कई जगह पे बीजेपी कार्यकर्ता उदासीन होने से, निराश होने से वो चुनाव में उस तरह की माहौल नहीं दिखा। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच के जिस तरह से उसको मुद्दे को उधार दिया है और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है वो उसी का नतीजा है। बिल्कुल। और लगातार देखिए, कल हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, राम मंदिर गए, राम मंदिर जो बन रहा है उसके बारे में जो इंजीनियर्स हैं उनसे बातचीत की और उसके बाद आज सुबह से भी योगी आदित्यनाथ एक्टिव हैं। उनका बांग्लादेश को लेकर बयान भी आया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इतिहास की बात की। इसके अलावा दिगंबर अखाड़े गए, वहाँ साधु संतों से मिले, उनसे भी अपील की मदद करने की। तो कुल मिला के आप देखिए चुनावी मोड में योगी आ चुके हैं और आपने जैसा कि बताया कि वो अम्बेडकर नगर भी आज जाने वाले हैं, वहाँ की दूसरी सीट जो है उस पर भी उनकी नजर रहेगी। उसको लेकर स्ट्रेटजी जैसे मिल्कीपुर को लेके उन्होंने ताना बाना बुना है, वैसे ही कटहरी के लिए भी उनकी स्ट्रेटजी है। कटहरी के अलग समीकरण है लेकिन है वही तरह की चैलेंजिंग है दोनों। बिल्कुल, दोनों चैलेंजिंग सीटें हैं। अब जाहिर सी बात है कि देखने वाला होगा कि स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है। और स्ट्रेटजी की जब बात करें तो दूसरे मसले पर चलते हैं। मायावती, बहुजन समाज पार्टी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो पिछले कुछ चुनाव में नतीजे रहे हैं उसमें लगातार उनके प्रदर्शन में गिरावट देखी गई है। आप देखिए 2014 में 19 सीटें थीं, 19 में जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़े तो 10 सीटें आती हैं और एक बार फिर से 24 में जब अकेले लड़े तो फिर 0। मतलब कि बड़ा खराब समय एक तरह से कहा जाए पॉलिटिकली तो बहुजन समाज पार्टी के लिए चल रहा है, मगर उसको एक फ्यूल नज़र आ रहा है, उसको रिवाइवल का एक रास्ता नज़र आ रहा है। जो कि एससी आरक्षण में जो बदलाव की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोटे के अंदर कोटा राज्य सरकार तय कर सकेंगे, सब कैटेगरीज बना सकेंगे, इस तरह की बात कही है कोर्ट ने। उसके बाद से विरोध चल रहा है। मायावती या बहुजन समाज पार्टी इसको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं? निश्चित तौर पे सौरभ भाई आपने जो कहा कि बसपा अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसका अपना वोट बैंक खिसक गया है जी, उसके नेता साथ छोड़ के चले गए हैं। जिन नेताओं के सहारे काशीराम ने 80 के दशक में दलित समुदाय के बीच राजनीतिक चेतना जगाई थी, वो आज तार तार हो चुकी है, बिखर चुकी है। और ऐसे में मायावती दोबारा से उत्तर प्रदेश में उनको कोई राजनीतिक उभरने का कोई मौका नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था बसपा के सामने एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है और तमाम लोग अलग अलग तरीके के राजनीतिक पंडित भी कयास लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट का गुरुवार को फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो SC ST आरक्षण की जो है उसको कैटेगराइज करने का अधिकार जो है राज्य सरकारों को दे दिया है कि राज्य सरकार चाहें तो आरक्षण का बंटवारा कर सकते हैं। बात ये कि जो दलितों में जो जिन समुदाय ने, जिन जातियों ने आरक्षण का लाभ पाया और जिन लोगों ने नहीं पाया है उनको आरक्षण दिया जाए, उनके बाद में डिवाइड कर दिया जाए। अब इस बात को लेके मायावती पहले दिन से लेके मुखर हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत स्ट्रेटजिकल एक प्लानिंग बनाई है कि कैसे इस मुद्दे को लेके, आरक्षण के मुद्दे को लेके हम ज़मीनी स्तर तक बसपा को जो कार्यकर्ता डिमोलाइज हैं उनको एक दोबारा से उनको ऊर्जा भरी जाए और दलितों के बीच एक संदेश दी जाए।
इत्तेफाक देखिए कि जिस आरक्षण के मुद्दे पे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था, उस आरक्षण के मुद्दे पे और उससे जो बसपा को नुकसान हुआ, मुझे लगता है बसपा को लग रहा है कि अब उसी दांव से जो उनको नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सके और दोबारा से उत्तर प्रदेश की और देश की सियासत में अपने आप की प्रासंगिकता को बनाई जाए। तो इसके लिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि क्योंकि सपा और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि सपा भी बहुत खामोशी अख्तियार किए हुए है। इस पर बहुत ज़्यादा ना पक्ष में कोई बयान आ रहा है ना विपक्ष में आ रहा है। कांग्रेस आज जो है इसको लेके राष्ट्रीय स्तर पे दो धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस आज इसको लेके कुछ बैठक करने वाली है, कुछ प्लानिंग कर रही है कि कैसे इस पे हम एक स्टैंड लें, क्योंकि राहुल गांधी ने एक सामाजिक न्याय का मुद्दा छेड़ रखा है, जाति जनगणना का, इसके बीच में उसको तय करना है। क्योंकि फैसला आने के बाद रेवंत रेड्डी ने जिस तरह बयान दिया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी अब उसको बसपा जो है एक अलग मोड में ले जाना चाहती है। बसपा ये बताना चाहती है कि जिन लोगों ने कल, जैसा कि कहा ना आकाश आनंद ने की बात आपने किया, आकाश आनंद ने उसका संकेत दिया है। आकाश आनंद ने कल गोहाना में हरियाणा में रैली में उन्होंने बात कही कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों कैसे दलित विरोधी कटघरे में खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी काशीराम विरोधी है और कांग्रेस जो है अंबेडकर विरोधी है। तो दोनों, और जिस संविधान में आरक्षण हमको दिया गया था संविधान के जरिए और पार्लियामेंट के जरिए, उसको कैसे कोर्ट के जरिए खत्म करने की स्ट्रेटजी है। और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलित आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं। इसके पीछे मायावती की जो स्ट्रेटजी है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से जो बड़ा तबका है, अगर देखें तो जो जिनके ऊपर आरोप लगता है कि आरक्षण का सबसे ज़्यादा फायदा उठाया, उसमें जाटो है, जो कि मायावती का कोर वोट बैंक है जाटो, दूसरा पासी, तीसरा और धोबी, चौथा खटिक। ये 4 दलितों की वो जातियां उत्तर प्रदेश में जिनको ये कहा जाता है कि आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ इनको मिला है। वहीं दूसरी तरफ कोरी है, कोली है, वाल्मीकि है, ऐसी समुदाय के बारे में कहा जाता है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उनकी तुलना में, खासतौर से जो 4 जातियां हैं। लेकिन ये जो 4 जातियां हैं सौरभ भाई, इनका अगर देखें उत्तर प्रदेश में जो दलित समुदाय है 100%, उसमें से करीब 70% की आबादी इन 4 जातियों के आसपास है, 70 से 80%। और 20% में जो खास तौर से इन 4 जातियों के अलावा जो बाकी दलित जातियां हैं वो हैं, उनकी संख्या बहुत मामूली, बहुत कम संख्या में है। तो मायावती ने कहा कि निश्चित तौर पे अगर इस तरह के डिवाइडेशन का जो माहौल आ रहा है उसमें वो अपने खास तौर के कोर वोट बैंक जाटो समुदाय के साथ साथ जो पासी वोट है, वाल्मीकि वोट है, पासी है, खटिक है, धोबी है, इन 4 जातियों का वो विश्वास जीतने की कोशिश है। क्योंकि हमने देखा था कि लगातार जो है दलित वोट बिखरा हुआ उत्तर प्रदेश में। मायावती जो एक समय दलितों की पार्टी हुआ करती थी, वो जाटुओं की पार्टी बनकर रह गई थी। अब दोबारा से वो फिर दलितों की पार्टी बनने की कोशिश में है और उसके लिए लार्जर जो पर्सपेक्टिव बनाया, उसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया है कि हम इसको कैसे रूरल एरियाज में फार्मूले को अपनाएंगे और वो अपने कैडर के जरिए गांव-गांव जो है उसको पहुंचाने की स्ट्रेटजी है। और बसपा ने उस पर अपने सभी जिला अध्यक्षों को दिशा निर्देश पहुंचा दिया है कि कैसे आप गांव स्तर पे अपने कैडर के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा इसको उत्साह करें और उसमें दलित समुदाय को बुला के, अलग सारी जातियों को बुला के उनको ये बताएं। पासियों के बीच पासी नेता भेजने की स्ट्रेटजी बनाई है, खटिक नेताओं के बीच में खटिकों को भेजने की तैयारी है ताकि माहौल बन सके। और दूसरी तरफ आकाश आनंद को हरियाणा के चुनाव में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने के उन्होंने संकेत दे दिए हैं और उसकी दिशा में आकाश आनंद बाकायदा लग गए हैं। कल की रैली में वो दिखा। आकाश आनंद जिस तरीके से कल एग्रेसिव थे और खासतौर पर जो उनका लोकसभा चुनाव में शुरुआत में देखा गया था रोल की, कैसे वो कांग्रेस और भाजपा दोनों पर एग्रेसिव थे, वैसे ही कल उनका वापसी एक तरीके से कह सकते हैं हो रही है। तो वो फिर से एक बार भाजपा और कांग्रेस दोनों पर एग्रेसिव थे, दोनों को संविधान विरोधी बता रहे थे, दोनों के लिए कह रहे थे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार लोकसभा और राष्ट्रपति को दिए हैं SC/ST आरक्षण को लेकर, वो अब राज्यों को सौंपे जा रहे हैं जिससे उनमें छेड़छाड़ की जा सके, इस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं। तो क्या इसको इस तरीके से इस मूवमेंट में भी आकाश आनंद की वापसी या उनको फिर से एक तरीके से हीरो के तौर पे प्रोजेक्ट करने का भी प्लान बनाया जा रहा है? देखिए सौरभ भाई, इसमें कोई शक नहीं, जिस तरह से आकाश आनंद लोकसभा चुनाव में प्रचार कर रहे थे, जो आक्रामकता दिखी थी उनकी, जो अंदाज दिखा था, उसके बाद जो एक्शन हुआ उसका नुकसान सब राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि आकाश आनंद पे एक्शन न होता तो इतना बसपा का नुकसान न होता। एक चीज, आकाश आनंद को दोबारा से हरियाणा के जरिए रिलॉन्चिंग हुई है, हरियाणा के जरिए। लेकिन हमने पहली जो शनिवार को रैली थी उसमें जो हमने उनका
तेवर देखा था उसमें लग रहा था कि वो ठंडा तेवर है, वो आक्रामकता नहीं दिख रही थी। वो बहुत धैर्य के साथ बहुत संभल संभल के बोल रहे थे। लेकिन कल जो खास तौर से उनका तेवर दिखा, वो तेवर मुझे फिर उत्तर प्रदेश के जो 2000 लोकसभा चुनाव में जिस तरह के वो प्रचार अभियान कर रहे थे उसकी झलक दिखी। क्योंकि ये वही तेवर था जहां पे वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, और उनको लग रहा है कि यही मुद्दा है। और खास तौर से जो आकाश आनंद के रणनीतिकार हैं उनको भी लग रहा है कि ये मुद्दा है जो बसपा को दोबारा से सियासी संजीवनी दे सकता है। और इसके लिए क्योंकि जो जिन राज्यों में आरक्षण बंटना है उसमें हरियाणा भी है जी। उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय से जाटो गैर जाटो आरक्षण की बात, डिवाइड करने की बात हो रही थी। तो मुझे लगता है कि आकाश आनंद को जो मुद्दे नहीं मिल रहे थे वो मुद्दे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद मिल गया है। और आकाश आनंद को अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को कटघरे करने का मौका मिल गया है। और कल जो जिस बात का आप जिक्र रहा है वही आक्रामकता उनकी बहुत दिनों बाद कल दिखी, और लगातार उस अभियान को जो है कर रहे हैं। और मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में इस मुद्दे पे बसपा और भी ज़्यादा मुखर नजर आएगी। और मायावती ने तो रविवार को ही जो है संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह से मायावती ने एक बड़ा अभियान, बसपा कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करती थी, लेकिन मायावती ने क्या कहा कि आपको अपने अधिकार और संविधान बचाने के लिए राजनीतिक दलों पे दबाव डालने के लिए आगे आना होगा। यानी कि वो संकेत दे रही थी कि अब घर बैठने का समय नहीं है, अब आपको मतलब उतरना है। बसपा कभी सड़क की राजनीति नहीं करती थी और कभी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी, लेकिन मायावती ने वक्त के साथ मुझे लगता है इस चीज़ को सीखा है। और उनको लगा कि बसपा अगर ऐसे ही रही, केवल समीकरणों के सहारे चलती रही कि अब ब्राह्मण मुस्लिम दलित ये, तो इससे कुछ होना नहीं है, क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। बिल्कुल, और मतलब पहला प्रयास अब वापसी के लिए रहेगा SC ST कि कैसे अपना जो बेस वोट बैंक है उसको वापस लाया जाए, सुरक्षित किया जाए, उसको और मजबूत किया जाए, अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और उसके लिए SC ST आरक्षण में जो कोटा सुप्रीम कोर्ट की बात सामने आई है उसको लेकर एक बड़ा मूवमेंट तैयार किया है जिससे ये पॉसिबल हो पाए। निश्चित तौर पे जिस तरह से मायावती ने, क्योंकि आप देखिए बसपा कहाँ थी, बसपा आप देखिए कि बसपा उत्तर प्रदेश में हमेशा से 20 से 22% वोट के आसपास, जहाँ इतनी बुरी स्थिति में रही हो बसपा, लेकिन 20%। लेकिन आज बसपा मालूम कहाँ खड़ी है, 9.39% उत्तर प्रदेश में। देश के हर राज्यों में दलितों का मोह बसपा से भंग हुआ है। बसपा दोबारा से कोई चीजें नहीं, जो काशीराम ने जो जमीन तैयार की थी, जो मुद्दे तैयार किए थे, उसके जरिए बसपा को जितने लंबा एक्सटेंड करना था वो कर चुकी थी। अब उसको नए मुद्दे की जरूरत थी और वो चीज मायावती नहीं दे पा रही थी। आकाश आनंद आए एक नए चेहरे के साथ, नए तेवर के साथ, जो कार्यकर्ता उदासीन थी। मायावती भी लगातार आप देख रहे होंगे कि 2012 के बाद से कहीं निकलती नहीं थी, उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो जाती नहीं है, इसी रूम में बैठ पॉलिटिक्स। आकाश आनंद उतरने के बाद आक्रामकता की, हालांकि वो जमीन पे नहीं उतरे, लेकिन रैलियों के जरिए चुनाव। मेरा तो आपसे एक सवाल यह है, आपकी बसपा के सूत्रों से आपकी बात होती रहती है, लोगों से बात होती रहती है कि आकाश आनंद अब टिकेंगे, अब कहीं फिर से उनका ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं चोर नहीं है और अचानक से ट्वीट आएगा वो हटा दिए जाएंगे? मुझे लगता है इस बार उनको मौका दिया जाएगा। हाँ, मुझे लगता है, क्योंकि अगर इस बात पे बात करें तो दो चीज है उत्तर प्रदेश के लिए ही, कि आकाश आनंद को जरूर लाया गया है उत्तर प्रदेश में, उनको अपना मायावती ने दोबारा से उनको पोजीशन वापस की है, थोड़ा ताकत भी दिया है, लेकिन हाथ पैर दोनों बांध के रखे हैं। अच्छा, एक पहला काम यह है कि उनको उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखिए तमाम चीज़ें, आकाश आनंद इस बीच उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर आकाश आनंद एक भी ट्वीट नहीं करते। एक चीज़, उत्तर प्रदेश को लेकर, संगठन को लेकर कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं नज़र नहीं आते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश इससे साफ जाहिर है, ये बता रहा है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश से बाहर सक्रिय। वो हरियाणा में रैली कर रहे हैं, हरियाणा में जाके इनेलो के साथ गठबंधन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है दलित लड़कियों के मतलब कोई मामले हो रहे हों, घटनाएं हो रही हों, या दलित उत्तर प्रदेश में तमाम राजनीतिक घटनाएं इस बीच हुई हैं, उस पर किसी का भी ट्वीट नहीं आ रहा। यानी कि ये बात साफ दिखा रहा है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति से, भले ही मायावती ने घोषित कर दिया कि उत्तर प्रदेश देखेंगे, लेकिन बाहर है। उत्तर प्रदेश के संगठन के साथ कोई बैठक में नहीं शरीक हो रहे हैं, न कहीं वो जा रहे हैं। यानी कि उनको मायावती ने उनको जिम्मेदारी दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर की। और उत्तर प्रदेश से बाहर अब वो क्या करके लाते हैं क्या नहीं, ये हाँ, एक बात जरूर है कि आकाश आनंद पे जो मायावती ने चुनाव के बीच में जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से एक्शन लिया, वो मुझे लगता है नहीं। क्योंकि जो भी आकाश आनंद के आसपास चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब वो दखल नहीं दे रहे हैं, हरियाणा में दे रहे हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर हरियाणा से रिजल्ट अच्छा लाते हैं
तो मुझे लगता हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनको आधार मिले। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में 92 पोल की आप देखिए इतनी एक्टिविटी हो रही, कहीं भी आकाश आनंद की नहीं करी। हमने देखा उत्तराखंड में भी चुनाव हुआ था, वहां भी आकाश आनंद प्रचार करने नहीं गए, जबकि वो सीट बीएसपी की थी जी। हरिद्वार में। अगर वहां जाते तो हो सकता है बसपा बहुत अच्छा, हमेशा बसपा के लिए बहुत मुफीद जमीन रही है वो, और वहां पे न जाना हो तो ये बता रहा है कि वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजनीति से दूर रहेंगे। मायावती ने भले ही ऑफिशियल ना कहा हो, लेकिन मुझे लगता है अनऑफिशियल उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर रखा गया है। वो हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में अपने आप को साबित करें। साबित करने के बाद अगर साबित करते हैं, अपनी कुछ प्रासंगिकता बनाते हैं, तो हो सकता है मायावती उनको उत्तर प्रदेश में आधार बनाने का मौका दें। बिल्कुल, तो हमारी नज़र रहेगी आकाश आनंद क्या करते हैं, कितनी उनको जिम्मेदारी मिलती है, और साथ ही बसपा SC/ST आरक्षण के को लेकर जो मूवमेंट तैयार करने का प्रयास कर रही है उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे आप तक हम यूँ ही पहुँचाते रहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है आने वाला, उस पर सबकी नज़र है लगातार, उससे भी जुड़े अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर भी हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।